अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो देखो बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ओके, कि एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज से बॉन्डेड रहती हैं, ज्वाइंड रहती हैं। और ये जो लिंकेज बनता है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सुगर मॉलिक्यूल, जो सुगर मॉलिक्यूल यूनिट है उसके C5 कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की सुगर यूनिट के C3 कार्बन, इनके बीच में बनता है। ओके, यही मैंने लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन, ठीक है, 5 डैश कार्बन ऑफ वन सुगर यूनिट टू 3 डैश कार्बन ऑफ नेक्स्ट सुगर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड देन फॉर्म, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझे बच्चों कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होंगी उनमें से एक न्यूक्लियोटाइड की जो सुगर पार्ट है, पेंटोज सुगर है, उसके C5 मींस 5 डैश कार्बन और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी सुगर यूनिट के 3 डैश कार्बन, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये फॉस्फोरिक एसिड, ओके, और दो जो शुगर यूनिट्स हैं उनके बीच में कंडेंसेशन से बनता है। तो समझ गए बच्चों कि एक न्यूक्लियोटाइड के सुगर के 5 डैश कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के सुगर के 3 डैश कार्बन परमाणुओं के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। 3 डैश कार्बन परमाणु फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। मैं इसका डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझाता हूं। यहां तक आप समझ गए होंगे कि क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम यहां देखेंगे कि ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है ये किस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं उनको ज्वाइन करके रखता है और किस तरह से ये फॉर्मेशन करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो देखो यहां से अगर हम लें कि ये है हमारे पास एक पेंटोज सुगर, ओके, यहां H हम जानते हैं यहां पर बेस जुड़ा होता है। अब ये बेस मान लो एडेनिन है या क्या है, इस तरह से यूनिट, ये है 1 डैश, ये है 2 डैश, यहां पर एक OH ले लें, एक OH यहां ले लें। अब हम चाहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड RNA का लें या DNA का। यहां पर अगर RNA है तो OH होगा, अगर DNA है तो H होगा, बट यहां पर यही रहेगा। फिर यहां आ जाए H और ये है CH2OH, हम इस OH को यहां ले लें। तो देखो ये 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और ये क्या है 5 डैश। फिर यहां पर हम इस फॉस्फोरिक यूनिट को ले लें, एसिड, ये है OH, ये है OH। फिर यहां पर आ जाए, फिर एक सुगर यूनिट यहां पर ऐसे आएगी, H यहां पर बेस होगा, फिर यहां आ जाएंगे H, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां OH या H हो सकता है और यहां पर है CH2OH। तो यहां पर फिर वही 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और ये क्या है हमारा 5 डैश। तो यहां पर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यूं बन जाता है, एक यहां से H2 रिमूव हो गया, एक यहां से। तो अब हमारे पास जो यहां पर ऐसा ही यहां चलता जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये है CH2, ओके,
यहां पर ये हो गई पेंटोज शुगर, यहां पर है बेस, ओके। यहां पर अगर हम देखें कि OH है या H है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका है। यहां पर O, फिर यहां पर डबल बॉन्ड O, OH, यहां O, यहां है CH, ओके। फिर यहां पर आप देखोगे ये हो गई पेंटोज शुगर, फिर यहां पर आ गया क्या, बेस, ये हो गया H। जस्ट यहां पर इसी तरह से चलता जाएगा, यहां OH ले लें या H, इस तरह से। तो ये हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है, 5 डैश, फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये हो गया 5 डैश। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है यहां से यहां, ये क्या कहलाएगा, अगर हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो 5 डैश 3 डैश, ठीक है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। समझ गए बच्चों? इसी तरह से यहां चलता जाएगा, ऐसे ऊपर इसी तरह से यूनिट जुड़ती जाएंगी। फॉस्फो डाई एस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक एस्टर बॉन्ड ये है, एक एस्टर बॉन्ड ये है। एस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका अल्कोहलिक ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड का कार्बनिक है एसिडिक ग्रुप, इनकी कंडेंसेशन से बना हुआ है। तो इस तरह से H2O रिमूव होते जाते हैं। तो ये इतना जो पार्ट है ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड, ओके। ये हो गया आपके पास क्या, फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से एक एसिडिफिकेशन हो रहा है, और एक यहां से आपके पास ये है 3 डैश और ये है 5 डैश, तो 5 डैश 3 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यही चलता जाएगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या लिंकेज, बल्कि हम इसे क्या कहें, लिंकेज। तो ये जो बन गया हमारी यूनिट, यही क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ गए बच्चों? तो ये है इस तरह से एक मैक्रोमोलेक्यूल जो कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, और इसलिए इसको क्या बोला गया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहां तक आप अब देखो बच्चों, अगर हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक सिंपल वर्जन देखें तो यही होगा ना कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है फॉस्फोरिक एसिड यूनिट, ठीक है, फिर शुगर ऐड होता है, शुगर से क्या जुड़ा होता है, बेस, फिर फॉस्फोरिक एसिड आता है, फिर शुगर आ गया, समझ गए। फिर उससे सपोज यहां बेस एडेनिन ऐड है, तो यहां पर ग्वाइनिन ऐड हो गया सपोज, फिर फॉस्फोरिक एसिड आया, फिर शुगर आई, फिर साइटोसिन, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, थाइमिन या यूरेसिल, इसी तरह से यूनिट बॉन्डेड होती जाती है। ये कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि ये जो बेस यूनिट्स हैं कौन कौन सी एडेड हो सकती है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है इस तरह से जो है फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड के कंडेंसेशन से बना है। अगर हम एक न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट फॉर्मेशन समराइज्ड फॉर्म में देखें, कि अगर हम ये देखें कि जो डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो कितने स्टेप्स से होता हुआ होता है। तो देखो यहां से अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि जब शुगर और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। यही हुआ ना कि जब हम पेंटोज शुगर लेते हैं, चाहे वो राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज हो, और बेस मिलेगा तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। फिर आया फॉस्फोरिक एसिड तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। यहां पर 2 यूनिट्स थी, यहां 3 यूनिट्स होगी। फिर आता है पॉलीमराइजेशन, किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज्ड होते हैं हमें क्या मिल जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जब 2 स्ट्रैंड, ठीक है, इस तरह से जुड़ते हैं तो बनता है डीएनए, और जब एक ही स्ट्रैंड होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का तो बन जाता है आरएनए। अभी हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन देखें तो इतने स्टेप से होते हुए फाइनली बनती है कि न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फिर डीएनए और आरएनए। बाकी के आपको मैंने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स बता ही चुका हूं कि डीएनए में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनए में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओके।
तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसी को बोला जाता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो बच्चों, जो डीएनए होता है, डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 धागे होते हैं। अभी मैंने आपको एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर बताया, तो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं और ये स्ट्रैंड एक ही कॉमन एक्सिस के चारों तरफ राइट हैंडेड हेलिक्स में कॉइल्ड रहते हैं। राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब है कि वो इस तरह से होंगे, समझ गए ना, जैसे हम क्लॉकवाइज देखते हैं कि ये इस तरह से चलेंगे। अभी हम उसको स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। और ये जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक बेस पेयरिंग से जुड़े होते हैं। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का मतलब है कि एक स्ट्रैंड का जो एडेनिन है, बेस है, एडेनिन बेस, वो थाइमीन बेस के साथ डबल बॉन्ड से, टी से याद रखना है, 2 डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बॉन्डेड रहता है। यहां थाइमीन में टी से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना। ओके, और जो दूसरे बेसिस बचे मींस साइटोसिन और किसकी बात करें हम, ग्वानिन की, जी और सी, तो ये जो बेसिस हैं ये एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बॉन्डेड रहते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह की बेस पेयरिंग होती है और एक कंप्लीट टर्न में आप देखोगे 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 2 एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच का जो स्पेसिंग होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होगी। तो इसका मतलब एक पूरे टर्न की जो डिस्टेंस होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो इस टर्न, ये जो स्ट्रैंड का जो हेलिक्स बना है, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो समझ गए बच्चों कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अबाउट अ कॉमन एक्सिस बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और इस तरह से टोटल जो हेलिक्स बनेगा, डबल हेलिक्स, वो क्लॉकवाइज ही दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन, टू फॉर्म राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। The 2 strands are joined together by specific base pairing of bases of nucleotide of 2 strands। यहां बात समझना कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बेस में बेस पेयरिंग होती है, तब 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। इन विच एडेनिन A and G joined by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड G and C bases जो है are joined by 3 हाइड्रोजन bonds and 10 nucleotide units in 1 turn of each strand। diameter 20 एंगस्ट्रॉम, स्पेसिंग एडजेसेंट पेयर की होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझ गए बच्चों कि डीएनए अणु में 2 स्ट्रैंड होंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टेड हो जाते हैं और एक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स बनाते हैं। इसमें स्पेसिफिक बेस पेयरिंग से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहती है। और एक जो टर्न होता है पूरा, एक टर्न में 10 क्या आते हैं इस तरह के हमारे बेस पेयर्स या कहें कि न्यूक्लियोटाइड्स, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कुल मिलाकर 34 एंगस्ट्रॉम का ही एक टर्न होगा, और उसमें जो डायमीटर होगा पूरे स्ट्रैंड का, जो डबल हेलिक्स बनेगा, वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो पहले आप इतना लिखें, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक डीएनए में जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे बेस पेयरिंग करते हैं, पहले मैं उसके बारे में बता दूं, फिर आपको कंप्लीट डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो देखो यहां पर अगर हम यहां से चले तो ये है एक स्ट्रैंड,
आप देख रहे हैं कि ये हो गया एक स्ट्रैंड। ओके, इसमें यहां पर आप देख रहे हैं फास्फोरिक एसिड फिर शुगर, फास्फोरिक एसिड फिर शुगर, इसी तरह से चलता जाएगा। हर एक शुगर में ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। ओके, सपोज ये है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। जस्ट ऐसी ही बेस पेयरिंग यहां होती है। ध्यान रखें यहां पर जो बॉन्डिंग चलती है ये है 5 डैश, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो ये है 3 डैश 5 डैश, ये जो बॉन्ड बनता है ये है फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 5 डैश और 3 डैश यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। मतलब एक स्ट्रैंड में अगर नीचे से 5 3 5 3 ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर से नीचे 5 3 5 3 चलेगा। ओके, यहां तक बात समझ गया हो गया आप अच्छी तरह से। और अभी हम डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं वो ट्रिपल है। मतलब यहां पर जो है आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये बेस पेयरिंग होती है, मतलब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से इस तरह से बेस पेयरिंग से जुड़ा होता है। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं ये बता दूं कि थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बनता है और ग्वानिन और साइटोसिन। तो अगर आप यहां देखें ये है थाइमिन का स्ट्रक्चर और ये किसका स्ट्रक्चर है शुगर में, आप देखें एडेनिन का। तो यहां का NH2 और यहां का CO, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका NH और इसके N, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये डबल ही हो सकती है, ओके, ट्रिपल नहीं हो सकती क्योंकि यहां H नहीं है, यहां H नहीं है, बट यहां H है और यहां पर भी H है, तो ये डबल बॉन्डेड हो गए। अब यहां आ जाते हैं कि ये शुगर हो गई, फिर फास्फोरिक एसिड, फिर शुगर। यहां पर है साइटोसिन। साइटोसिन में इसका NH2, इसका N और इसका CO। तो यहां का NH2 का H इसके CO के साथ, इसका NH इसके N के साथ और इसका CO इसके NH2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो कुल मिला के यहां पर 3 ऐसी कंडीशंस बन रही हैं जहां 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आप देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, मींस बन सकता है, पॉसिबल है। जबकि इन दोनों के बीच में केवल डबल बॉन्ड ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक H है और एक यहां H है। तो थाइमिन में एक H है और एडेनिन में एक H है, तो दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से करते हैं। बट यहां पर एक H जो है साइटोसिन के साथ है, तो ग्वानिन के साथ 2 H है और यही रीजन है कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है और ये बेस पेयरिंग होती जाती है और यही चलता जाएगा, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन इस तरह से। और ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहां पर भी शुगर फास्फोरिक एसिड, शुगर फास्फोरिक एसिड। तो ये जो आप देख रहे हैं जो बैकबोन है, साइड की बैकबोन जो बन रही है वो किससे बन रही है? शुगर और फास्फोरिक एसिड से। और जो बेस है वो सेंटर में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक सिंपल स्ट्रक्चर हम देखें तो डीएनए का। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि ये 2 स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं। ये एक प्रकार का क्या है? बैकबोन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो बैकबोन है डीएनए का वो शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है और बीच में जो आप देख रहे हैं डंडे हैं सीढ़ी की तरह, वो किससे बने हुए हैं? ये बेसिस से, नाइट्रोजनस बेसिस। यहां पर ये जो A लिखा है इसके जस्ट सामने, मतलब ये इस तरह से 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर हैं, तो A के सामने इस स्ट्रैंड का T होगा। फिर हम इसमें आ जाए, यहां से अगर यहां तक चले तो ये 5 हो गए बेस पेयर। फिर G से लेके अगर हम यहां तक चले तो फिर ये कितने हो गए? 5 हो गए। इस तरह से कुल मिला के ये एक पूरे जो टर्म है, कंप्लीट टर्म में 10 क्या दिख रहे हैं आपको? ठीक है, 1 टर्म। अगर आप एक 1 टर्म में देखें तो आपको दिख रहे हैं 10 न्यूक्लियोटाइड। और ध्यान रखें कि एक जो आप देख रहे हैं ये एक जो टर्म बना है, इतना हिस्सा ये वाला, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि A और T
यहाँ पर 80 80, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2a प्लस 2t, जस्ट ऐसा ही 2c प्लस 2g ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ तो खैर इतना अलग चीज है, स्ट्रक्चर में ही देख लें। तो इस तरह से ये है, यहाँ एक जो न्यूक्लियोटाइड का पेयर है एडजेसेंट पोजीशन में, उनके बीच का रेडियस 3.4 एंगस्ट्रॉम, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो डायमीटर है वो है 20 एंगस्ट्रॉम की, समझ गए ना कितने का हो गया ये 20 एंगस्ट्रॉम का एक पूरा जो है डायमीटर है। और अगर हम इसका यहाँ से रेडियस देखें तो वो है 10 एंगस्ट्रॉम का। एक है चारगॉफ रूल। इस रूल में ये बोला गया है कि एक पर्टिकुलर डीएनए में जितना एडेनिन होगा जस्ट उतना ही थाइमीन होगा, समझ गए ना, एडेनिन और थाइमीन बराबर होते हैं, जस्ट ऐसा ही ग्वाइनिन और साइटोसिन बराबर होते हैं। मैं यहां पर ठीक है, मतलब डीएनए में ए तथा टी की मात्राएं समान तथा इसी प्रकार सी और जी की मात्राएं समान होंगी। समझ गए बच्चों, जितना सी और जी है मतलब सी और जी बराबर होंगे ए और टी, यही है इसका रूल। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ ए और टी का जो सम है वो जी और सी से ज्यादा होता है, और ह्यूमन बॉडी में अगर ये रेशियो निकाला जाए ए और टी और सी और जी का तो 1.52 मींस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जी और सी है, समझ गए ना, तो अगर ये 100 है ये 150 है तो ये लगभग 100 होते हैं। तो ये रेशियो हर एक स्पीशीज में फिक्स रहता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि चारगॉफ रूल ये कहता है कि डीएनए में जितने ए उतने टी, जितने सी उतने जी, और ए और टी का सम जी और सी से ज्यादा होता है। ह्यूमन बॉडी में इनका रेशियो क्या है, एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इस तरह का ये क्वेश्चन होते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर मैंने पूरा मॉलिक्यूलर और इस तरह से बना के बता दिया, तो आपसे नोट करें। अब देखो बच्चों एक चीज और बता दूं मैं कि जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं इनमें जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, तो एक स्ट्रैंड का अगर 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश चलेगा, समझ गए ना, कि हम ये कहें कि ये है इसका 5 डैश तो यहाँ पर है 3 डैश, इस तरह से फिर यही चलता रहेगा। तो यहाँ फिर 5 डैश, फिर यहाँ 3 डैश, फिर 5 डैश 3 डैश, मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो दूसरे स्ट्रैंड में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर, तो यहाँ से सॉरी यहाँ से बता दूं मैं पहले कि ये है 5 डैश 3 डैश, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये है 5 डैश फिर 3 डैश, फिर यही चलेगा 5 डैश 3 डैश। तो मतलब ये शुगर का 5 कार्बन और अपने से ऊपर वाले शुगर के 3 कार्बन से तो जस्ट उल्टा यहाँ चलता है। यहाँ पर जो स्ट्रैंड होगा कि ऊपर 3 फिर 5 नीचे, फिर इस तरह से चलता जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 फिर 5 डैश ऐसे दिखेगा, जबकि यहाँ पर यूं दिखेगा। तो ये स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट टर्न में है, इसलिए इनमें जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो भी अपोजिट टर्न में होता है। तो ऐसा लिखा होता है तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये फॉस्फोडाइएस्टर के बॉन्ड के डायरेक्शन को बताता है, तो ये बनाता है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डीएनए के एप्लीकेशंस के बारे में। यहां पर हम डीएनए के 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। एक तो है रिप्लिकेशन। ये जो रिप्लिकेशन है ये जब सेल डिवीजन चलता है, समझ गए ना, तो उस समय चलता है, ये सेल डिवीजन के टाइम है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, बना देता है। मतलब एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल अपने जैसे 2 डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो ये कहलाता है रिप्लिकेशन। इसमें क्या होता है बता दूं कि 2 डीएनए जो स्ट्रैंड है, एंजाइम की प्रेजेंस में ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, और ये 2 स्ट्रैंड अब न्यू जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके फॉर्मेशन के लिए एक प्रकार का टेम्पलेट सांचे का काम करते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड खुल गए, 2 स्ट्रैंड बन गए,
हर एक स्ट्रैंड नए दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन में एक सांचे की तरह वर्क करता है। मींस क्या करता है कि ये जो स्ट्रैंड है, जो नया मतलब ये जो स्ट्रैंड खुलने से बना है, ये अपने ऊपर न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से या न्यूक्लियोटाइड को लाकर और फिर क्या बनाता है, बेस पेयरिंग के अनुसार एक नया क्या बना लेता है, डीएनए स्ट्रैंड। इस तरह से इसमें भी एक डीएनए स्ट्रैंड नया बन गया इसमें, तो एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड ने फिर से दो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बना दिए। यही प्रोसेस चलती है और ये दोनों डीएनए जो है, जो न्यू डीएनए बने, ये दो सेल्स में चले गए। इसी तरह से जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल का जो डीएनए था वो दो डीएनए में चेंज हो गया, फिर दो सेल बन गई, और इस तरह से सेल डिवीजन में ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यही लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। समझ गए ना कि अपने ही जैसे दो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है एक सिंगल डीएनए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इन दिस प्रोसेस डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेकिंग, ठीक है, ऑन द एचडी एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोलेटेड सिंगल स्ट्रैंड्स। समझ गए बच्चों कि बॉन्ड ब्रेकिंग हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और ये दोनों स्ट्रैंड जो थे, रज्जु जो जुड़े हुए थे, वो अलग अलग हो गए। एंड ईच स्ट्रैंड सर्व्स एज टेम्पलेट ऑफ पैटर्न फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब एक जो ये अलग हो गया स्ट्रैंड और ये अलग हो गया, ये अपने ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के लिए एक सांचे की तरह वर्क करता है, न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये क्या करता है, फॉर्म न्यू स्ट्रैंड बाय द न्यूक्लियोटाइड अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल। हमने जो बेस पेयरिंग रूल देखा है कि अगर पुराना स्ट्रैंड ये है जो नया, ठीक है, इसके ऊपर जो नया स्ट्रैंड बनना है, तो यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वाइनिन है, तो एडेनिन के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो कौन आ जाएगा, थाइमिन। ऐसे ही साइटोसिन के ऊपर कौन आ जाएगा, ग्वाइनिन। और इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ इस तरह का बेस पेयरिंग करके एक नया स्ट्रैंड बना लेते हैं। बिल्कुल जस्ट वैसा ही स्ट्रैंड बन जाएगा जैसा पुराना स्ट्रैंड पहले से था। और ऐसे में एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो नए डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो बेस पेयरिंग क्या होगी, ए के साथ टी की और सी के साथ जी की, एंड फॉर्म डॉटर डीएनए न्यू मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ही डीएनए मॉलिक्यूल दो नए डीएनए बना देता है। इस प्रोसेस में पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, हर एक स्ट्रैंड में एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड के लिए सांचे का वर्क करता है, कार्य करता है, और न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से एक नया डीएनए स्ट्रैंड क्या करता है, फॉर्म करता है, और वो बेस पेयरिंग रूल से, मींस ए के सामने टी, जी के सामने सी, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड अटैच होके और एक नया स्ट्रैंड बन गया पुराने स्ट्रैंड के ऊपर, और एक डीएनए मॉलिक्यूल ने दो डीएनए बना दिए। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। तो यही लिखा कि वह प्रक्रम जिसमें एकल डीएनए अणु अपने समान दो तुल्य डीएनए अणु कॉपी बनाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। इस प्रक्रम में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बंध के वियोजन से पृथक हो जाते हैं और दो पृथक सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड के निर्माण में एक सांचे का कार्य करता है, और न्यूक्लियोटाइड की सहायता से बेस पेयरिंग नियम के अनुसार एक नया सिंगल स्ट्रैंड निर्मित कर देता है। और इस तरह, ठीक है, इस तरह नए ये आता है कि न्यू दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये चलता है रिप्लिकेशन में, और ये तब होता है जब सेल डिवीजन होता है। एक सेल दो में बटेगी तो हर एक जो सेल है उसमें तो डीएनए जाएगा ना, तो दो स्ट्रैंड अलग हो गए, दो न्यू बन गए, दो डीएनए बन गए, दो अलग हो गए। इसी तरह से प्रोसेस चलता है। तो इसे आप बना, अब देखो बच्चों, यहां पर अब हम आ जाते हैं कि जो रिप्लिकेशन मैंने आपको समझाया वो रिप्लिकेशन किस तरह चलता है। तो देखो, ये है एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल, ओके, एक ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, मींस जिसमें सेल डिवीजन चलना है उसका डीएनए न्यूक्लियस एंजाइम से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, मींस ये हो गए आइसोलेटेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड। यहां बेस पेयरिंग है, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। एक स्ट्रैंड ये बन जाएगा ऊपर वाला ATGC वाला, ओके।
और दूसरा स्ट्रैंड बन गया हमारा TACG वाला। ये दो सिंगल स्ट्रैंड बन गए। ये जो सिंगल स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, हम जानते हैं कि न्यू स्ट्रैंड के लिए ये टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं। ओके, अब क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं इनके सामने, और ये न्यूक्लियोटाइड्स को लाने का वर्क करता है tRNA या और भी अदर जो है साइटोप्लाज्म में जो भी कंपाउंड है, वो इस तरह से उनको लाके यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर DNA पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है न्यूक्लियोटाइड इनके साथ बेस पेयरिंग रूल से ये आके जुड़ गए। A के सामने T न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, T के सामने A न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, G के सामने C, C के सामने G। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड आए और इनके बेस पेयर के सामने आके बेस पेयरिंग करके और ये जुड़ गए। तो A के सामने इस तरह से, तो एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड में ये वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए ये। फिर एक एंजाइम होता है DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम फिर इनके बीच में जो है सेगमेंटेशन करा देगा, जोड़ देगा, सॉरी इनमें पॉलीमराइजेशन करा देता है। इन